नमस्ते, मैं दीदार सिंह नागी एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 35 सालों से न्यूरोथेरेपी की फील्ड में एक हीलर की तरह अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये मेरे सुपुत्र हैं। नमस्ते, मैं सूरज दीदार सिंह नागी। मैं पिछले 11 सालों से न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ माय डैड। हम लोग जेनेटिक की फील्ड में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट के रूप में भी हम अपनी सेवाएं क्लाइंट्स को दे रहे हैं। न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है। ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसकी खोज की थी। है तो ये बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति। पिछले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि मुनियों ने इसको जो राजा महाराजा थे उनके लिए इसका उपयोग किया जाता था। सभी लोग इस थेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल में लाते थे और पहले ज़माने में तो आयुर्वेद और यही सब देसी दवाइयाँ और इसी तरीके के इलाज हुआ करते थे। लेकिन न्यूरोथेरेपी को डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने इतनी रिसर्च करके इसको इतना आसान बना दिया कि आज के लाइफस्टाइल में उन्होंने ये हमें बताया कि हमारे शरीर में ही सब कुछ है। सारे केमिकल्स हमारे शरीर में हैं, उनको आपको जानना है, समझना है। आपके केमिकल्स इनबैलेंस जो हो गए हैं उनको किस तरीके से आप खुद अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करेंगे और कहाँ पर मोटर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे तो आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को हीलर बनना पड़े, लेकिन इसमें आप खुद भी सीख करके अपने रिलेटिव्स को भी आप हेल्प कर सकते हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम हमारे क्लाइंट्स को उनके लिए ट्रेंड करें जो उनके घर में बेड रिटर्न पेशेंट्स हैं और वो उन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकें। न्यूरोथेरेपी पेनलेस थेरेपी है। इसमें पेशेंट्स को कोई भी पेन नहीं होता है। ये थेरेपी में कोई भी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपके ही शरीर में प्रेशर पॉइंट्स दे के आपके शरीर में जो भी हार्मोन केमिकल इनबैलेंस हुआ है उसे वापस रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा, इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी प्रकार की सर्जरी नहीं होती, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ होते। और ये थेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आपके रूट कॉज पे काम करते हैं। हम बीमारी के लक्षण को नहीं ठीक करते, हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आज के लाइफस्टाइल में हम हमारे पेशेंट्स को सबसे पहले तो ये सिखाते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या कैसे खाना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरीके की हम चीज़ें उन्हें सिखाते हैं। दूसरा, हम जेनेटिक फील्ड में भी काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं और जेनेटिक के द्वारा हम हमारे पेशेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसान की एक जन्म कुंडली होती है, इस तरह हमारे जीन की भी एक हिस्ट्री है और हमें अपने जीन को समझना चाहिए। न्यूरोथेरेपी के साथ साथ हम हमारे पेशेंट्स को जेनेटिक की हेल्प से उनका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं और जेनेटिक टेस्ट के बाद हम उन्हें ये बता सकते हैं कि क्या उनको आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है या उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके की आने वाली कोई भी बीमारी, जो भी बीमारी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो 10 साल पहले आप समझ सकते हैं कि आपके जीन की प्रकृति क्या है, आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा जो जिम जाते हैं और वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन उनका मसल मास, उनके मसल्स, उनके बॉडी का शेप वैसा नहीं होता जैसा वो बनाना चाहते हैं। या फिर इसके विरुद्ध अगर आप देखेंगे तो कई लोग जाते हैं जो ओबेसिटी से परेशान हैं और जिम में जाके वो अपना वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन उनका वेट कम होने की जगह उनके जो आर्म्स हैं वो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल्स बन जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो ये सब आपको समझना होगा कि जो जेनेटिक है, जो जीन है आपका, वो किस तरीके का है, वो आपको कौन सी एक्सरसाइज सूटेबल है और कौन सी नहीं। हर एक को जिम नहीं सूट होती है। किसी को वॉकिंग से भी फ़र्क पड़ेगा, किसी को स्विमिंग अच्छी रहेगी। ये आपके जीन पर निर्भर है कि आपको साइकिलिंग करनी है, योगा करना है या आपके लिए जिम सूटेबल है। ये ऐसी सारी चीज़ें आपको हम जेनेटिक की हेल्प से बताते हैं। जेनेटिक के अंदर हम आपको ये भी समझाते हैं
कि आप क्या खाएं जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है और क्या ना खाएं जिसका इंटॉलरेंस है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इसके साथ साथ ये एक शौकिया तौर पे मैं इस फील्ड में आया हूँ और ये मेरा पैशन है। लोगों को ठीक करना ये मेरा पैशन है। इससे पहले मेरा एक बिज़नेस था और बिज़नेस में भी मेरा काफ़ी नाम था, काफ़ी पैसे थे, लेकिन उस काम में जो मन को शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी। जो यहाँ पे मुझे पेशेंस के साथ काम करके जो मुझे आनंद आता है और ये मेरा पैशन है, इसलिए इस फील्ड में मैं आया हूँ और मैं पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा इस फील्ड को और आप कह सकते हैं कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और लोगों को मैं ठीक कर रहा हूँ। और उन लोगों को मैंने 2000 से ज़्यादा लोगों को मैंने सिखाया भी है और सीख करके वो लोग आज अपने घर वालों को और कुछ लोग तो इसको प्रोफेशन भी बना चुके हैं। न्यूरोथेरेपी बहुत ही आसान थेरेपी है, इसे आप भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ईजी टू लर्न और इसको सीखने के बाद आप इसे प्रोफेशन भी बना सकते हैं और चाहें तो अपने घर वालों को बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। हमारे शरीर में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना या एसिड अल्कलाइन का इम्बैलेंस होना, इसके बारे में आपको सूरज जी और भी ब्रीफ में बताएंगे। जैसे कि सर ने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट जेनेटिक्स, मैं पहले जेनेटिक्स पे आता हूँ। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कई जगह पे कहावत में कि एक तरह के 7 लोग दिखाई देते हैं। उसका शायद रीज़न ये है कि जो हमारा जेनेटिक कोडिंग है 99.99% सेम ही होती है। सिर्फ जो 7 स्ट्रिंग्स होते हैं वो हर एक की बॉडी में डिफरेंट होते हैं। इस चक्कर में होता ये है कि हम एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएट होते हैं। आँखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट कहीं यूनिवर्स में जाके वो जो 7 स्ट्रिंग्स है वो मैच हो जाते हैं। इस कारणवश हम एक जैसे 7 आदमी दिखाई देते हैं। अब बात हुई एसिड अल्कलाइन की। जैसे कि आपने सुना होगा एसिड अल्कलाइन के बारे में, अगर हम एक मेडिकल रिसर्च को देखें कई बार आप देखोगे कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई बीमारियां होती है, वो मेडिकल साइंस 2 जगह डिवाइड करती है, विच इज़ कॉल्ड एज एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस। एसिडोसिस और अल्कोलोसिस का मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड में पीएच लेवल एसिडिक है या पीएच लेवल अल्कलाइन है। आपने जैसे कि देखा होगा कई लोगों को किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को पंखा सूट होता है, किसी को पंखा भी सूट नहीं होता। उसका कारण ये है कि आपका जो शरीर है उसमें एसिड और अल्कलाइन होता है। अब जैसे आपका शरीर एसिड में ज़्यादा होगा तो आपके लक्षण वैसे होंगे, अगर अल्कलाइन की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा तो वैसे आपके लक्षण होंगे। इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक हो गया छोटी सी बीमारी है रनिंग नोज, एक हो गया ब्लॉक नोज। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क इस बात का है कि एक में आपके शरीर में अल्कलाइन का तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण नाक बहना शुरू हो जाता है, एक में एसिड का तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण नाक ब्लॉक हो जाता है। ऐसे करके हम हमारे शरीर को अगर संतुलन बनाए रखें हम बहुत सारी बीमारियां आने वाली हो या जो हो चुकी है उसको आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि दिस इज अ रूट कॉज। एसिड, अगर आपके ब्लड के अंदर एसिड लेवल बढ़ गया या अल्कलाइन लेवल बढ़ गया तो उससे देखने के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये डायग्नोज भी जल्दी कोई नहीं करता, लेकिन इससे आपके शरीर में जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स को लेकर के हम जो हमारी थेरेपी में उनको ट्रीट करते हैं और उन्हें उन चीज़ों से रिलीफ दिलाते हैं, उन्हें रिवर्स करते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर अल्कलाइन बढ़ जाए तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। अगर अल्कलाइन ब्रेन की तरफ बढ़ जाए या शरीर में किसी भी अंग में बढ़ जाए तो बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो राइट साइड जो है दैट इज़ अल्कलाइन एंड लेफ्ट साइड जो है वो एसिड, ऐसा हमारी थेरेपी का मानना है। और यदि आप इसके बारे में सूरज जी आपको और ब्रीफ में बताएंगे। अर्धनारीश्वर जी। जैसे कि आप सभी को पता है शंकर भगवान जी का एक रूप है जिसे अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। उस रूप की अगर आप कहीं भी तस्वीर देखोगे आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी कि जो राइट साइड की बॉडी होती है वो ब्लू इन कलर होती है और जो लेफ्ट साइड की बॉडी होती है
वो रेड इन कलर होती है। उसका साइंटिफिक रीज़न होगा कुछ ना कुछ। हम ये मानते हैं कि जो एसिड और अल्कलाइन है वो उस रूप को दर्शाता है। अगर हम थोड़े से स्कूल की तरफ जाए, स्कूल के बच्चों को एक छोटा सा एग्जाम्पल टेस्ट दिया जाता है जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक ही चीज़ दर्शाता है कि अगर कोई चीज़ रेड कलर में कन्वर्ट हो रही है तो वो एसिडिक इन नेचर है, और कोई चीज़ ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रही है तो वो अल्कलाइन ही नेचर है। सो इन चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आती है, एसिड और अल्कलाइन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में, जो लोगों के शरीर को इफ़ेक्ट करता है। एसिड जो है वो रेड कलर में दर्शाया जाता है, और रेड मीन्स गर्म का प्रतीक है। जैसे आप योगा में कहते हैं कि सूर्य नाड़ी, और अगर आप पिक्चराइजेशन में कहीं देखेंगे तो वो रेड में ही होगा। या फिर आप देखेंगे तांबा जो है वो एसिडिक है और सिल्वर जो है वो अल्कलाइन है। जिसकी बॉडी एसिडिक है उसे तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना चाहिए, कॉपर यूज़ नहीं करना चाहिए। मगर आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जाने अनजाने लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ से वो कॉपर के बर्तन खरीद लाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मटके मिलते हैं आजकल, तो वो सोचते हैं कि कॉपर इज़ कॉपर, शायद ये नेचुरल चीज़ है, हमें कुछ बेनिफिट करेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं? आजकल मार्केट में काफ़ी अल्कलाइन वाटर हैं या अल्कलाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप जिम जाते हैं तो आपको डाइटिशियन वगैरह आपको बताते हैं कि आपको ककड़ी खानी चाहिए, सैलेड खाने चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैलेड में आप जो खा रहे हैं उसमें अल्कलाइन फूड जो है, अल्कलाइन जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं है। यदि आपको यही नहीं पता होगा तो आप अल्कलाइन खाते जाएंगे और आपके मसल मास और टाइट होते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आपको जब अल्कलाइन और एसिड का सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आप उसे बैलेंस करेंगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को रिवर्स करने के लिए एक मास्टर की है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कि न्यूरोथेरेपी के बारे में बात चली रही है, सो ह्यूमन बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि वो सेल्फ हीलिंग के लिए बनी हुई है। इसकी इम्यूनिटी स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारी एंजाइम्स, हार्मोन्स बनाने की ताकत होती है। इसके बारे में आपको सर और एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारे शरीर में बहुत क्षमता है। हमारा शरीर सारे केमिकल, सारे हार्मोन्स खुद बनाता है। हमें बाहर से सिर्फ जो भोजन के रूप में हम लेते हैं उसके द्वारा हम हमारा पोषण लेते हैं। लेकिन अगर हमारे लीवर ने ठीक से हमें सपोर्ट नहीं किया, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपके केमिकल्स ठीक से नहीं बनेंगे। किडनी अपना काम नहीं कर रही है तो वो ठीक से आपकी बॉडी में सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन हमारी थेरेपी में हम सारे ऑर्गन्स को ठीक से स्टिमुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि आपके सिस्टम में कहाँ पर गड़बड़ी है। इसके लिए हमें मेडिकल साइंस की रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है। और मेडिकल साइंस बहुत अच्छी साइंस है। जब मेडिकल साइंस में आपको हताशा हो जाती है या उनके पास आपको लगता है कि आप मेडिकल साइंस में मुझे कोई ख़ास रिलीफ नहीं हो रहा है या उनका ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी डिजीज़ हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर वो कह देते हैं कि अब इसका हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, तो वैसे टाइम में हमारी थेरेपी बहुत यूज़फुल है और आप हमारी तरफ आ सकते हैं। हमारे सेंटर्स देश भर में हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है और इसे सीखना भी बहुत आसान है, मैंने जैसे बताया। तो आपके शरीर के जो केमिकल अगर इनबैलेंस हो गए हैं वो कैसे बैलेंस किए जाएं, कौन सा ऑर्गन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, हम उस ऑर्गन को कैसे स्टिमुलेट करें, ये थेरेपी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम हमारी बॉडी में सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ सेकंड्स के लिए प्रेशर पॉइंट देते हैं और आपके मोटर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और वो उनको रखने का तरीका और उसका सिस्टम है कि कहाँ पे हम प्रेशर देंगे तो उसका प्रेशर कहाँ जाना है, कितने सेकंड्स तक उसको दबाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से इस थेरेपी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। आज की तारीख में अगर आप देखोगे, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो आज फूड के साथ, मिल्क के साथ, वेजिटेबल्स में खिलवाड़ करते हैं, जिसको हम कहेंगे एडल्ट्रेशन।
एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज से 20 से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर हम देखेंगे, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बेस्ट क्वालिटी की होती थी वो थे मिल्क प्रोडक्ट्स, गेहूँ यानी कि रोटी जिससे बनती है। ये आज आप देखोगे तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमें दूध सूट ही नहीं होता, हम दूध पीते ही नहीं, हम गेहूँ खाते ही नहीं, हमें इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, लैक्टोस इंटॉलरेंस है। ये सब जो शब्द है ये आज रिसेंटली 15-20 सालों में ही इंडिया में आए हैं। इसका शायद जो रीज़न है, जो कुछ लोगों ने गलतियाँ की है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उधर से आपका जेनेटिक जो है वो चेंज हो रहा है। एक और बात है, आज आप देखोगे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने एक बहुत कॉमन चीज़ें आ गई है जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कारण है बहुत ज़्यादा मॉडर्न डिजिटलाइजेशन, जिसका रीज़न है जैसे कि अगर आप एक बच्चे को उसके समय पर टीवी ना दो, उसे मोबाइल ना मिले, तो उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसमें एक एग्रेशन आ जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आगे चल के उन्हीं बच्चों में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस करने के लिए जवाबदार हो जाती है। इसके बारे में आपको और ब्रीफ में सर बताइए। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन हम हमारे क्लाइंट्स को यही बताते हैं कि हमें कुदरत के साथ कैसे कनेक्ट होना है। हमें दोबारा पीछे जाना ही होगा। जैसे हम पहले नेचुरल फूड खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, कुदरत ने हमें सारा कुछ कच्चा दिया है, लेकिन हम उसको इतना पका लेते हैं कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके यदि हम अपने लाइफस्टाइल में कच्ची चीज़ें, कच्चे सलाद, फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो हम हेल्दी रह सकेंगे, हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, और डाइजेशन ठीक है तो आप वैसे ही ठीक रहेंगे। दूसरी बात, कुदरत ने हमें पानी दिया है और हवा दी है, फ्रेश धूप दी है। ये तीनों चीज़ें आज कहीं ना कहीं एक आम इंसान इन तीनों चीज़ों से बच रहा है। धूप में जाएंगे तो कई लोग छतरी लेके जा रहे हैं या गॉगल या चश्मा यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इंडियंस को तो एटलीस्ट कम से कम धूप जो है भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, और पानी भी कम से कम 2.5-3 लीटर दिन में पीना ही चाहिए। दूसरी बात, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। जो आज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाने को मुंह में ही पेस्ट बना लेंगे तो हमारा डाइजेशन पे लोड कम आएगा। एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सबसे लोगों के पास ज़्यादा समय ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। या तो जिम जाएंगे तो 1-1 घंटा, अच्छा जिम भी जा रहे हैं तो उसमें बड़ी बात ऐसा है कि वो घर से कार में बैठ के 1 घंटे का ट्रैवल करके कहीं दूर जाते हैं, वहाँ पर वो जिम में जा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिम में जाके वो साइकिलिंग करते हैं। तो उससे बढ़िया है यदि आप आपके आसपास कहीं पे अगर ग्राउंड है, कुछ है, तो साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका समय भी कम खर्च होगा और वो आपका स्टेमिना बढ़ाएगी और आपके पूरे एंटायर शरीर को फिट रखेगी। सेकेंड एक्सरसाइज पे हम जोर देते हैं, जो इंसान को बरसात का मौसम है या धूप है या बाहर जाने को समय नहीं मिल रहा है, तो कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ, इतनी फास्ट नहीं चढ़नी चाहिए और एक दिन में ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए कि आपके हार्ट पे या आपके शरीर पे थकान हो या लोड आए। आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना इंक्रीज करिए। ये 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, यदि आप सुबह सुबह उठ के स्पॉट जंपिंग करते हैं, एक ही जगह पे शीशे के सामने खड़े हो जाइए, 1-2 मिनट 3 मिनट अपना स्टेमिना बढ़ाइए, स्पॉट जंपिंग करिए धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं कूदना है। स्पॉट जंपिंग मीन्स धीरे धीरे एक ही जगह पे खड़े होकर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप स्पॉट जंपिंग करना। ये ऐसा लाइफस्टाइल यदि आप बना लेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे और आपका जो मेंटली जो सोचने की क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये सब अगर आप शुरू करेंगे तो आप डिप्रेशन से बचेंगे, आप एंजाइटी से बचेंगे, आप अपने अंदर एक अलग ही एक स्टेमिना देखेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कि आज बच्चों में कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। आज के यंगस्टर्स, उनका लाइफस्टाइल, ये जो जंक फूड है और उनका सोने का टाइमिंग नहीं है, मोबाइल की आदतें हैं,
मोबाइल पे उनका जो यूज़ है, अगर आप कोई बच्चे को मोबाइल पे वो गेम खेल रहा है या कुछ कर रहा है, यदि आप उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो उसके अंदर आप देखेंगे कि अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारा कुछ हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट वे में जा रहा है, हमें वो पुरानी चीज़ों पे जाना होगा। और एक चीज़ यदि आप देखेंगे कि कुदरत ने जो हम पहले शुरुआत में समझा करते थे, सुनते थे लोगों से कि गार्डन में हमें चलना चाहिए, हमें मिट्टी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपकी ज़मीन हो, कच्ची ज़मीन हो, वहाँ पे यदि आप आधा घंटा पैर रख के भी बैठ जाएंगे सुबह-सुबह जाके घास पर, तो आप फ़ील करेंगे कि आपकी बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा और एक अजीब सी एनर्जी आपको मिलेगी, जो आपको पूरा दिन के लिए बहुत अच्छी क्षमता देगी, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में से तो बिल्कुल बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल हमें आगे चल के अपनाना ही होगा। हमारे पास लगभग दिन में 1 या 2 लोग तो ऐसे आ ही जाते हैं जिनके पास स्पेशल चाइल्ड्स हैं। और मैंने अभी जैसा बताया कि मोबाइल से बच्चों का नेचर आज चेंज होते जा रहा है, बच्चे एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो कई लोगों के घर में ADHD बच्चे हैं, ADHD से ग्रस्त बच्चे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। तो स्पेशल चाइल्ड जो हैं वो भले ही स्लो ग्रोथ के हों, CP चाइल्ड हों या कोई दूसरी तरीके की तकलीफ़ से वो ग्रस्त हों, उनको जब वो हमारे पास लाते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि वो किस स्टेज में हैं, किस तरीके से वो चल रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। हम ऐसे बच्चों को हम ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, हम उनके पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम उनके पेरेंट्स को ट्रेन करें ताकि वो खुद उनको हेल्प कर सके, क्योंकि वो जितना समय उनकी शरारतों पे या उनके पीछे वो दौड़ धूप करते हैं, जैसे उनको बेड वेटिंग है या फिर वो मोशन कब आया उनको नहीं बताते हैं, ये सारी चीज़ें, या खाना नहीं खाते हैं, भूख नहीं लग रही है, आँखों में स्क्विंट है, ऐसी सारी चीज़ों में हम हमारी थेरेपी से उनको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और हमारे क्लिनिक में कम से कम दिन में 2 बच्चों की तो एवरेज ऐसी है कि हम उन्हें बिल्कुल अपनी फ्री सेवाएं देते हैं और उनके पेरेंट्स को हम ट्रेन भी करते हैं। डेली हम 2 बच्चों की कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को हम फ्री सेवाएं दें। 10 साल से छोटे बच्चों को हमारे क्लिनिक में वैसे भी हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, उन्हें हम फ्री सेवाएं देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आज मेडिकल में जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, उनका खर्च काफ़ी हो रहा है। लेकिन जब वो हमारी थेरेपी में आते हैं और इसका वो शुरुआत करते हैं लेना और खुद सीख के उस पर काम करते हैं, तो उन्हें इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है। लेकिन ये एक लंबा इलाज है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम पेरेंट्स को ही ट्रेन करें ताकि वो अपने बच्चों को साल 2 साल में इस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकें। इसी के साथ साथ हम लोग स्कूलों में जा के ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जाके हम हमारे सेमिनार्स करते हैं और पेरेंट्स को हम ट्रेन करते हैं कि आगे चल के ऐसे बच्चे ना हों, इसके रीज़न्स क्या हैं कि ऐसे बच्चे क्यों हो रहे हैं, और अगर हो गए हैं तो उन्हें छोटी स्टेज में ही पहचाना जाए और उनका सही तरीके से इलाज हो सके। तो ये हम कोशिश करते हैं, और जिनके हो गए हैं हम उन्हें फ्री सेवाएं देते हैं और उनको कहते हैं कि आप आके हमारे पास थेरेपी सीखिए और अपने बच्चों को आप साल 2 साल के अंदर रिकवर करिए, उसे रिवर्स करिए, ताकि वो अपने डेली लाइफस्टाइल में अच्छे से सर्वाइव कर सके और जी सके। सो जैसे कि आप सर जी बता रहे थे आपको, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बोल भी नहीं पा रहे। आप देखोगे कुछ बच्चे उम्र में बड़े हो रहे हैं, 3-4 साल के हो गए हैं, बट उनकी जो नेक है वो अभी भी टिक नहीं रही है। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कंप्लेन करेंगे कि बच्चों को निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी खाना होगा, चबाना होगा, उनसे नहीं हो पा रहा। ऐसे बच्चों के लिए भी हमारी सेवाएं जारी है। आज यदि आप कॉरपोरेट हाउस में देखेंगे, जो लोग नौकरियों पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो गया है। रात को काफ़ी देर तक जागते हैं,
रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो डिनर करते हैं, जो कि हमारे शरीर पे बहुत ही गलत असर डालता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शाम को हमारा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है। अब एक तो डाइजेशन स्लो हो गया और आपका खान पान का सिस्टम गड़बड़ है और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, इंसोमिनिया की तकलीफ़ हो रही है। इसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आप जंक फूड भी बहुत खा रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स को आप देखेंगे स्पेशली, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड पे डिपेंड है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। उन्हें फास्ट और क्विक सर्विस चाहिए, तो वो ऑर्डर करके जो खाना मंगा रहे हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। इससे हमें कहीं ना कहीं शरीर पे बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं। इंसोमिनिया के साथ साथ डिप्रेशन का भी बहुत बड़ा रीज़न जंक फूड है। इसके बाद यदि आप सारा दिन काम कर रहे हैं, रात को ठीक से नींद नहीं ली, तो आप जब कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ऑफिस में काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आज 80% लोगों को जो काम कर रहे हैं 4 घंटे 6 घंटा लैपटॉप के सामने, उनकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है और वो इसके लिए बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हैं। ड्राइनेस के लिए हमारे पास इतने अच्छे टिप्स हैं, हम आगे चल के आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। आप हमें मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपको उसके बारे में इतने अच्छे टिप्स देंगे जिसको आप खुद किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद एक 2 से 3 मिनट अपने लिए निकालेंगे तो आपकी वो आंखों की ड्राइनेस आप देखेंगे, उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा। इसी तरीके से स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर आपको सूरज जी बताएंगे। सो बेसिकली जैसे आजकल कॉर्पोरेट हाउस में हो रहा है कि सिटिंग आवर्स जो है वो लोगों के बढ़ गए हैं। आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बैठकर लैपटॉप पे वर्किंग होती है, कई बार आपकी मीटिंग्स चली जाती है 2-2 3-3 घंटे। सो खान पान में तो जो भी हो रहा है वो हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट भी भोग रहे हो। उसमें एक सबसे बड़ी आजकल कॉमन चीज़ हो गई है नेक पेन, यानी सर्वाइकल पेन। बट मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैंने गर्दन दर्द की वजह से तकिया लेना बंद कर दिया। मेरा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि आपको किसने कहा? वो कहते हैं हमने बहुत बार सुना है कि गर्दन में आपके दर्द है, आप तकिया लेना बंद कर दो, उसमें आराम हो जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि जब तक आपको पता नहीं दर्द किस वजह से है, अगर आप उसी को डिटेक्ट नहीं कर पाए, फिर आप कुछ मर्जी इलाज कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आजकल एक टर्म चलता है जिसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। एक उसी का एक दूसरा टर्म है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। एक और टर्म आ जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ये मैं आपको नाम इसके लिए बता रहा हूँ कि ये तीनों में अलग अलग चीज़ें होती है। अब पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, या जो कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहा है, जो कंप्यूटर लैपटॉप पे कर रहा है, कि उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वैसे लोग हमारे पास आए, हम उनकी हेल्प कर पाए, उन्हें समझा पाए कि आपकी परिस्थिति क्या है। हो सकता है मे बी आपको पिल्लो नहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता है आपके लिए पिल्लो वाकई बहुत फ़ायदेमंद हो। हमारे पास कुछ जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें ऐसे लोगों को बहुत अच्छा आराम होता है। पिल्लो लेने का एक सही तरीका भी होता है। पिल्लो जो है आपके शोल्डर से कान तक होना चाहिए। दूसरी बात, पिल्लो की जो डेंसिटी है, स्ट्रेंथ, वो होनी चाहिए। आपके सिर का वेट मेडिकल साइंस में 10 से 12 किलो का है। यदि 12 किलो का वेट उठाने की उस पिल्लो की डेंसिटी ही नहीं है, आजकल जो कॉमन देखेंगे आप पिलोज चल रहे हैं, वो सॉफ्ट कुशन्स लोग यूज़ कर रहे हैं। उस पर जब आप 10 किलो का सिर रखेंगे तो वो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 4-5 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वो पिल्लो बिल्कुल दब जाता है। जब वो पिल्लो दब जाएगा तो नेचुरली आपका नींद में हाथ जो है सिर के नीचे जाएगा, या फिर आप पिल्लो को उठाएंगे, उसके नीचे अपनी बाँह रखेंगे। इससे क्या होता है, आपको सर्वाइकल की तकलीफ, फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ, आपको एक हाथ में पेन होगा, सुबह उठेंगे तो आपके हाथ में ग्रिप नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं। इन सब के लिए हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये हमें पता ही नहीं है क्या। यदि हम पिल्लो ही चेंज कर लेंगे, पिल्लो ऐसा पिल्लो यूज़ करेंगे जिसकी डेंसिटी हो, मीन्स सिंपल भाषा में कहें तो जो पुराने पिल्लोज थे, जो कॉटन के पिल्लोज थे, उसमें एक डेंसिटी थी। रुई जो है आपके सिर का वेट उठा सकती है। तो पिल्लोज
लेके सोने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। एक तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका कान और जितना शोल्डर है, जिसके शोल्डर जितने ब्रॉड हैं उसे उतना ऊंचा पिल्लो चाहिए। इंसान मोटा या पतला हो उसके हिसाब से पिल्लो नहीं लेना चाहिए, उसके शोल्डर और उसके कान की जो बीच में के जो गैप है इतना मोटा उसे पिल्लो चाहिए। उसके बाद जब आप सोते हैं तो सीधे जब आप सोएंगे तो सीधे सोते वक्त 2 इंच पिल्लो आपके शोल्डर के नीचे होना चाहिए। शोल्डर के नीचे से यदि आप पिल्लो यूज़ करते हैं तो आपको सर्वाइकल को वो प्रॉपर रेस्ट देता है, क्योंकि शोल्डर का वेट जब इस तरीके से पिल्लो पे आता है तो पिल्लो क्या होता है, वो थोड़ा दब जाता है और स्लोप बन जाता है। अदरवाइज़ यदि आप सिर्फ यहीं से पिल्लो यूज़ करेंगे तो आपकी गर्दन आगे चली जाएगी और वो आपको अनकंफर्टेबल होगा। तो इस तरीके से पिल्लो पे किस तरीके से सोना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस पे भी वीडियोस बनाएंगे। सो जैसे कि हमारी एसिड अल्कलाइन के बारे में बातचीत चल रही थी, उसी प्रकार से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा सर्कुलेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह की डिसऑर्डर होगा, सो उसमें सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण हो गया, आजकल आप लोगों ने सुना होगा ब्लड प्रेशर, बीपी। उसमें आप देखोगे तो 2 तरह के होंगे, एक हो गया हाई बीपी, एक हो गया लो बीपी। यानी एक तरफ सर्कुलेशन आपका बढ़ गया, एक तरफ आपका सर्कुलेशन घट गया। इसी के साथ साथ ओबेसिटी भी हमारी बॉडी का एक डिसऑर्डर ही आप मान सकते हैं। हमारे खान पान का तरीका, खाने को चबाकर नहीं खाना या फिर हमारा लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल करता है। लेकिन आज एसिड अल्कलाइन भी इसमें रोल करता है। एसिड अल्कलाइन के साथ साथ थायराइड भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। आपका वेट रिड्यूस हो रहा है या वेट ओवरवेट हो रहे हैं, शरीर में सूजन आ रही है, बहुत सारे रीजन हैं। और इसमें हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। मोटे आदमियों को रिवर्स होने के लिए बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं और हमने काफ़ी पेशेंटों को इसमें रिजल्ट दिए हैं। ये असाध्य रोग में नहीं आता। मोटापा हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल है, इसे हमें समझना होगा और इसे हम बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम देखेंगे कि तो कई पेशेंटों में शरीर में कई जगह पे गांठें हैं, लाइपोमा, फैट नॉट है या कोई अलग तरीके की उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसके लिए हमारी थेरेपी बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिना ऑपरेशन के आप एबनॉर्मल ग्रोथ में रिजल्ट्स पा सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो हमारी थेरेपी में यदि आप ऐसी चीज़ों के लिए कांटेक्ट करेंगे हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर, तो आपको हम सिंपल टिप्स या वीडियोस भी दे सकते हैं जो आपके काफ़ी काम आएंगे। अल्जाइमर और ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी डिजीज़ में भी न्यूरोथेरेपी बहुत यूज़फुल है। वर्टिगो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काफ़ी हेल्पफुल है उन चीज़ों को इसमें रिवर्स करने के लिए हमारी थेरेपी। और हमारा मिशन है हमारे देश में हर गांव में, रूरल एरिया में हमारा एक हीलर होना चाहिए और इसे सीख करके वो अपने नियर एंड डियर्स को स्वस्थ रख सके। ये हमारा मिशन है। स्वस्थ भारत के अंतर्गत हम इसको बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है और हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है। नेचुरोपैथी एंड न्यूरोथेरेपी ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख करके अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें और अपने नियर एंड डियर्स को हेल्प करें, ऐसा हमारा अभियान चल रहा है। हमने देश विदेश में एनआरआई पेशेंट्स को और फॉरेनर्स को इसके बारे में सिखाया है। हिंदुस्तान में हमने सेलिब्रिटीज़ को और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को, कॉरपोरेट हाउस के लोगों को हमने सेमिनार्स दिए हैं अपने जा करके, उनके यहाँ पे कैंप लगाए हैं, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये हमारा मिशन है। जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो, ऐसे लोग हमारे नंबर्स जो नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं इस पर कांटेक्ट करके
हमें और ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। सो जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में सर बता रहे थे हमें, इसमें एक और डिजीज़ है जिसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन में होता यह है कि किसी भी व्यक्ति के सिर में बहुत ही भयंकर अनबेरेबल पेन होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। जैसे कि उसमें मूड स्विंग्स आने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, नींद डिस्टर्ब रहने लग जाएगी, जो आगे चल के और कई बीमारियों का कारण बनता है। हमारे पास माइग्रेन के ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिसमें उस व्यक्ति को 2 से 3 मिनट में बहुत ही बढ़िया आराम होना शुरू हो जाएगा। आपको मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि एक ऐसी बीमारी है जिसको एक पुरस्कार मिला है, ऐसे कहूँगा, जिसका नाम है डायबिटीज़। उसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। उसका कारण ये है कि जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कर देता है, जिस वजह से इंसुलिन, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है। अब इस बीमारी के बारे में आपको सर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। डायबिटीज़ यदि देखा जाए तो मैं इसे बीमारी नहीं मानता हूँ। ये आपके एक ऑर्गन, आपके एक ग्लैंड पैनक्रियास का ठीक से फंक्शन ना करना है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो हम कुछ और ही इलाज कर रहे हैं। डायबिटीज़ का मतलब है कि पैनक्रियास ने आपके ब्लड के अंदर शुगर को इंसुलिन में प्रोड्यूस करना है, लेकिन यदि वो किसी कारण से अपना जो दिनचर्या है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो स्लो काम कर रहा है या फास्ट काम कर रहा है, तो पैनक्रियास की गड़बड़ी की वजह से आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही है। हम क्या करते हैं, रेडी इंसुलिन बाहर से लेते हैं। तो ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, आपकी गड़बड़ी का है पैनक्रियास में। हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। तो ये सालों साल चलने वाला है। लेकिन हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं हमारी थेरेपी में कि यदि आप पैनक्रियास को ही ठीक से स्टिमुलेट करें और उसी को जोड़ दें कि वो अपना काम ठीक से कर सके, इसके लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो योगा में भी हैं और हमारे शरीर में भी हैं, और हम हमारे क्लाइंट्स को वो सिखाते हैं कि आप अपना कौन सा प्रेशर पॉइंट किस तरीके से कितने सेकंड के लिए दबाएं, जो आपको इसमें हेल्प करेगा और वो आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। आपका पैनक्रियास ठीक से फंक्शन करेगा। जब पैनक्रियास ठीक से फंक्शन करेगा तो और भी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए हमारी थेरेपी बहुत ही यूज़फुल है। मैंने अपना 35 साल का अनुभव एक पुस्तक में संजोने की कोशिश की है। इस पुस्तक का नाम है न्यूरोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान। इस पुस्तक में हमने कोशिश की है कि आप यदि इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें हमने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं कि आप बीमार होने से बचेंगे। बीमार होने के बाद तो हर जगह आप इलाज कराते हैं या उसका इलाज है, लेकिन हमने बीमार होने से पहले के कुछ टिप्स दिए हैं। इनको पढ़ करके हम चाहते हैं कि पेशेंट बने ही क्यों, बीमार हुए क्यों, हमारे अंदर बीमारी आए क्यों, उससे पहले के जो रोल हैं वो हमने हमारे 35 साल का एक्सपीरियंस इस पुस्तक में डालने की कोशिश की है। और ये पुस्तक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हमारे नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके संपर्क करके मंगवा सकते हैं।